हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ब्लेसिंग कॉमर्स ट्यूटोरियल। आज हम आपके साथ लेकर आए हैं एमसीक्यू ऑन अकाउंटिंग पार्ट 4। अभी तक हमने 3 पार्ट जो है अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं और हमारे साथ बहुत नए जो है मेंबर्स वो हमारी फैमिली में ऐड हुए हैं। बट लोग देख तो रहे हैं हमारी सीरीज को, बट वो लाइक और कमेंट करना भूल जाते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है आज की सीरीज स्टार्ट करने से पहले कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सेंड योर कमेंट कि आपको कैसा लग रहा है ये हमारा सीरीज। चलिए आज की सीरीज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज रुपीज 1,20,000 एंड ग्रोस लॉस इज 25% ऑफ सेल्स वुड बी। तो हमारे पास ये दिया रखा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स जो है वो दे रखी है और हमें ग्रोस लॉस जो है उसकी परसेंटेज सेल्स के ऊपर दे रखी है और सेल्स हमें फाइंड आउट करनी है। ये ऑप्शन हमें दे रखे हैं। तो अभी हमें करना क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमें इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखिए फॉर्मूला क्या रहता है, जो हमारे पास सेल्स रहती है, सेल्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रोस प्रॉफिट। तो इन दोनों को परसेंटेज को मिला के ही हमारे पास सेल्स रहती है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो हमें क्वेश्चन में दे रखा है 1,20,000। यहाँ प्लस कर रखा है क्योंकि ग्रोस प्रॉफिट हमें फॉर्मूला में दिया जाता है, लेकिन इस केस में हमें प्रॉफिट ना देके हमें दिए रखा है लॉस। तो ये प्लस का साइन टर्न हो जाएगा माइनस के साइन में। ग्रोस प्रॉफिट दे रखा है 25% ऑफ सेल्स, तो यहां मैं 25% ऑफ सेल्स कर दूंगी। ठीक है, तो लेट सेल एक्स, तो यहां ये हमने एक्स कर दिया। अब ये इक्वेशन मेरे पास रेडी हो गई है। जस्ट अब मेरे को इस इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। x प्लस 25/100x 120,000 और ये हमने सॉल्व कर दी अपनी इक्वेशन। 100x प्लस 25x इक्वल टू 1,20,000। देन आपके पास ये आ जाएगा 125 अपॉन 100x 120,000 और उस साइड पर जाकर ये रिवर्स होने वाला है 100/125। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 96,000। तो x जो था वो मैंने क्या अज्यूम करी थी, सेल्स अज्यूम करी थी। तो सेल्स आपको पूछी गई थी और सेल्स हमारे पास आ रही है 96,000। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन बी में दे रखा है 96,000, तो ये आप टिक कर आएंगे। तो बेसिकली हमें ये फॉर्मूला आना चाहिए, ग्रॉस प्रॉफिट है तो ऐड हो जाएगा, अगर ग्रॉस लॉस है तो माइनस हो जाएगा। और जब आपको ये फॉर्मूला आता है, इन तीनों में से कोई भी चीज अगर मिसिंग रहती है तो एक जो भी चीज मिसिंग रहेगी उसको एक्स अज्यूम करके आप फाइंड आउट इजिली कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In the balance sheet, the assets are generally shown in order of। बैलेंस शीट में एसेट जो हैं वो किस ऑर्डर में शो होती हैं। ऑप्शन दे रखी हैं लिक्विडिटी, अल्फाबेटिकली, इंपॉर्टेंस के बेस में और डेट ऑफ एक्विजिशन के बेस में। देखिए बैलेंस शीट में जो एसेट की प्लेसिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एसेट और लायबिलिटीज की जो प्लेसिंग होती है उसको वर्ड बोला जाता है मार्शलिंग ऑफ
बैलेंस शीट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये हमारे पास +2 का कि व्हाट डू यू मीन बाय मार्शलिंग ऑफ बैलेंस शीट। तो वो क्या होती है, प्लेसमेंट ऑफ एसेट एज वेल एज लायबिलिटी इन अ बैलेंस शीट। अब जो मार्शलिंग ऑफ बैलेंस शीट हमें करनी होती है वो दो तरीके से हो सकती है। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी और ऑन द बेसिस ऑफ परमानेंसी। परमानेंसी फिक्स्ड, लिक्विडिटी के बेस पे भी कर सकते हैं और परमानेंसी के बेस पे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन सिर्फ लिक्विडिटी दे रखी है, तो मेरे पास यहाँ आंसर आने वाला है ए। ये सारा कुछ मार्शलिंग, लिक्विडिटी, परमानेंसी मैंने आपको एक्सप्लेन अनदर एमसीक्यू के लिए करा है कि अगर कुछ और एमसीक्यू आता है तो आप उसको इजीली अटेम्प्ट कर सके। अब थोड़ी सी डिस्कशन और कर लेते हैं इस टॉपिक पे। लिक्विडिटी के बेस में कैसे, आपने बैलेंस शीट देख रखी होगी। बैलेंस शीट में आपने मोस्टली ऐसे देखा होगा कि सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास क्या आती हैं, फिक्स एसेट्स आती हैं और यहाँ हम शेयर कैपिटल से शुरू करते हैं। लास्ट में जाके हमारे पास करंट लायबिलिटीज या यहाँ पे करंट क्या आती हैं, एसेट्स आती हैं। तो ये जो वे आउट है ये परमानेंसी का वे आउट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पहले फिक्स लिया गया है फिर करंट को इंपॉर्टेंस दी गई है। लेकिन जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया था उसमें ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी था, तो इस केस में पहले करंट एसेट्स आएंगी, लास्ट में वो हमें क्या रखनी है, फिक्स एसेट्स रखनी है, और द सेम वे यहाँ पे करंट लायबिलिटीज, और लास्ट में हमें जो आपके पास लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होगी वो लास्ट में आ गई। तो इस वे आउट को बोलते हैं लिक्विडिटी। ये डिस्कशन जस्ट आपको प्रॉपर इसके बारे में इंफॉर्म करने के बारे में था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। अ बैलेंस शीट शोज ओनली पर्सनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, personal account and real account, personal account, real account and nominal account। तो आपके पास जो बैलेंस शीट होती है वो कौन से अकाउंट्स को शो करती है। हमें पता है कि गोल्डन रूल ऑफ जो अकाउंटिंग कहता है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास 3 काइंड्स के क्या होते हैं अकाउंट, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। ठीक है जी, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। यहां पे क्वेश्चन पूछा गया कि बैलेंस शीट में कौन से आते हैं। तो बैलेंस शीट में आपके पास पर्सनल एंड रियल आते हैं। तो यहाँ पे ये हमारे पास सी ऑप्शन जो है वो निकल के आएगी कि पर्सनल अकाउंट एंड रियल अकाउंट। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट कहाँ जाते हैं, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं। तो अगर क्वेश्चन आ जाता कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन से अकाउंट डील होते हैं, तो नॉमिनल होते हैं। अब एक और बात कर लेते हैं कि ट्रायल बैलेंस में कौन से अकाउंट्स डील होते हैं। तो तीनों तरह के अकाउंट, चाहे वो पर्सनल हो, चाहे वो रियल हो या फिर वो नॉमिनल हो, तीनों काइंड के जो अकाउंट्स होते हैं वो ट्रायल बैलेंस में जाते हैं। फिर उनमें से पर्सनल और रियल जो हैं वो बैलेंस शीट में जाते हैं और नॉमिनल जो हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। एसेट very easily convertible into cash are known as, जो एसेट बहुत इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं। क्या उन्हें हम करंट एसेट्स कहते हैं, फिक्स एसेट कहते हैं, लिक्विड एसेट्स कहते हैं या फिर फ्लोटिंग एसेट बोला जाता है। तो यहाँ पे जो वेरी इजीली कन्वर्टिबल इनटू कैश है तो आप सारे बहुत इजीली बी और डी को तो क्रॉस करने वाले हैं। कंफ्यूजन चलने वाली है करंट एसेट्स एंड लिक्विड एसेट्स में। तो इसको हम थोड़ा डीपली एक्सप्लेन कर लेते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन करंट एंड लिक्विड एसेट्स। डन। तो
देखिए करंट एसेट और लिक्विड एसेट तो क्या फर्क रहता है। अगर मैं यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो आपके पास कैश बुक होती है या कैश फ्लो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बात करती हूँ, तो उसमें हमें जो इजीली कन्वर्टेबल विद इन 3 मंथ्स में जो कन्वर्टेबल होते हैं इनटू कैश, उनको बोला जाता है लिक्विड एसेट। और करंट एसेट के लिए कन्वर्टेबिलिटी दी जाती है 1 ईयर अकॉर्डिंग टू कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो यहाँ पे मेरे पास करंट एसेट भी आ गई हैं, लिक्विड एसेट भी आ गई हैं, तो मेरी ऑप्शन निकल कर आने वाली है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, goodwill should be classified as current asset, liquid asset, fictitious asset, intangible asset। तो गुडविल जो हमारे पास रहती है वो रहती है इंटेंजिबल एसेट्स। यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे देती हूँ। लाइक लिक्विड एसेट्स जैसे हमने लास्ट में करा था, इसकी होती है कैश, बैंक और मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट। ये एग्जाम्पल हैं हमारे पास लिक्विड एसेट्स की। करंट एसेट की एग्जाम्पल अगर आप कहेंगे तो डेटर हो गए, बिल रसीएबल हो गए। फिक्टिशियस एसेट की रहती है डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, एक्सेट्रा। ठीक है, इंटेंजिबल की अभी हमने करी ही है, गुडविल, पेटेंट राइट्स, कॉपीराइट्स। तो ये सारी इंटेंजिबल एसेट की होगी। आप सभी व्यूअर्स से एक रिक्वेस्ट यहां जरूर करना चाहूंगी कि मैंने आपको एक एमसीक्यू में ही अलग अलग एमसीक्यू क्लियर करवाने के लिए मैं कोशिश करती हूँ। क्या आपको ये वे आउट पसंद में आ रहा है? तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नेक्स्ट है, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी अमाउंटिंग टू ₹25,000 appearing in the trial balance will be shown in। तो अगर आपके पास मशीनरी के ऊपर 25,000 है डेप्रिसिएशन और वो आपके पास ट्रायल बैलेंस में गिवन है, तो वो कहाँ शो होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे, बैलेंस शीट की एसेट साइड पे या बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे। तो आंसर इसका रहने वाला है ए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोजिंग स्टॉक appearing in the trial balance will be taken to trading account, balance sheet, both of the above, none of the above। तो आपको एक बात याद होगी कि एक तो ट्रायल बैलेंस में इंफॉर्मेशन दी जाती थी और एक आपके पास इंफॉर्मेशन एडिशनल इंफॉर्मेशन होती थी। तो जब एडिशनल इंफॉर्मेशन होती थी तो उसके 2 ट्रीटमेंट हम करते होते थे और जो भी फिगर हमें ट्रायल बैलेंस में दी जाती थी उसका 1 ट्रीटमेंट होता था। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया कि ट्रायल बैलेंस में है क्लोजिंग स्टॉक, तो बोथ ऑफ द अबव तो सीधा ही क्या हो गया? क्रॉस हो गया। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो रहेगा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में जो ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक दिया जाता है वो बैलेंस शीट में जाता है। नेक्स्ट है मेरे पास, बैंक ओवरड्राफ्ट इज क्लासिफाइड एज करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, प्रोविजन, फिक्टिशियस एसेट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट हमारे पास बी ऑप्शन होता है, करंट लायबिलिटी होती है। नेक्स्ट है, स्टॉक इन ट्रेड इज क्लासिफाइड एज करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, फिक्स एसेट, रिजर्व। तो इसका ऑप्शन है ए, करंट एसेट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग हेडिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज करेक्ट। जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो उसका जो हेडिंग दिया जाता है वो कैसे दिया जाता है?
profit and loss account of X Limited as on 31st March 2010. Profit and loss account of X Limited for 31st March 2010. Profit and loss account of X Limited for the year ended 31st March 2010. Profit and loss account of X Limited as at 31st March 2010. तो इसका आंसर रहने वाला है C for the year ended हम लिखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following heading of balance sheet is correct? लास्ट में हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का करा था, बैलेंस शीट का कर रहे हैं. बैलेंस शीट ऑफ वाई लिमिटेड एज ऑन 31st March 2020. Balance sheet of Y Limited for the year ended on 31st March 2020. Balance sheet of Y Limited for the year 31st March 2020. Balance sheet of Y Limited during 31st March 2020. तो इसका आंसर जो आने वाला है वो रहेगा A. नेक्स्ट है हमारे पास इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस बाय द ओनर लीड्स टू. अगर ओनर जो है बिजनेस में किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट करता है तो क्या होगा? इंक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन लायबिलिटी, इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन लायबिलिटी, एंड डिक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन लायबिलिटी, डिक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन लायबिलिटी. ऑप्शन को बिना सोचते हुए अगर मैं सोचूं कि किसी ओनर ने अपनी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट ली तो उससे होना ही क्या वाला है? जो इन्वेस्टमेंट क्या है आपके पास? इन्वेस्टमेंट जो होती है वो रहती है एसेट. तो बिजनेस में क्या आ गई? एसेट आ गई, जिससे एसेट क्या हो गई? इंक्रीज आ गई. अब इन्वेस्टमेंट लेने के दो वे आउट हैं. या तो उसने कैश बेसिस पे ली होगी या फिर उसने क्रेडिट बेसिस पे ली होगी. अगर तो उसने कैश बेसिस पे ली है तो एसेट जितने इंक्रीज हुए थे उतने ही क्या हो जाएंगे? कैश से डिक्रीज हो जाएंगे. तो एसेट पे कोई इफेक्ट नहीं आने वाला, क्योंकि एसेट अगर फिक्स एसेट इंक्रीज हो रहे हैं तो आपकी करंट एसेट डाउन जा रही है. ऑन द अदर हैंड अगर वो एसेट जो हैं आपके पास किस पे ले रखे हैं? क्रेडिट पे ले लिए हैं उसने, तो ओनर की एसेट्स जो हैं वो इंक्रीज होंगी और लायबिलिटी भी क्या होने वाली है? इंक्रीज होने वाली है, क्योंकि उसने क्रेडिट पे लिए हैं. तो यहाँ पे जो फर्स्ट हमने डिस्कशन करी ऑन द बेसिस ऑफ कैश, बिकॉज क्वेश्चन साइलेंट है, उसने कुछ नहीं बोला कि कैश बेसिस पे लिया, क्रेडिट बेसिस पे लिया. तो हम दोनों ही ऑप्शन डिस्कस कर रहे हैं. तो हमारे पास जो आंसर निकल के आने वाला है वो आने वाला है बी, क्योंकि इसमें जो आंसर दे रखा है वो नील वाला तो दे ही नहीं रखा, हमें ये दे रखा है इंक्रीज इन एसेट एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी. तो इट मींस ये क्रेडिट वाले केस की क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेट एसेट ऑफ द बिजनेस एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द ईयर वर रुपीज 5,000, 8,000 respectively. During the year owner invested rupees 1,000 from the business and the income for the year was. तो यहाँ पे आपको नेट एसेट दे रखी हैं स्टार्टिंग की और बिगिनिंग की. तो देखिए मैं ऑलवेज जो है लेजर बनाने में ट्रस्ट करती हूँ. तो यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन जो है एसेट्स का है आपके पास 5,000 और बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन जो आपके पास आने वाला है वो आने वाला है 8,000. और उसने ड्यूरिंग द ईयर और इन्वेस्ट करा, मतलब उसकी एसेट जो है वो और इंक्रीज हो गई है. कितने से? 1,000 से. ठीक है, टू इन्वेस्टमेंट आपके पास जो आई है. अब आपको वो बोल रहा है इनकम कितनी होगी. हम बैलेंस करके देख लेंगे. यहाँ आ रहा है 8,000, दिस इज 6,000. तो 2,000 जो बैलेंसिंग फिगर आई है वो मेरा क्या आया है? आंसर आया है. आपको बस इतनी बात पता होनी चाहिए कि डेबिट किसका है और क्रेडिट बैलेंस किसका होता है. इन्वेस्टमेंट होने से डेबिट इंक्रीज हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है.
तो क्रैमिंग की तो कहीं पे भी जगह नहीं होती है। हमने अपने माइंड में जस्ट क्लैरिटी रखनी होती है कि किसका कौन सा बैलेंस होता है, तो उसी साइड पे डाल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं the net asset of the business at the beginning and at the end of the year are 5,000 and 8,000 respectively. During the year, owner withdraw rupees 1,000 from the business, the income for the year. तो बिल्कुल सही बात है, वो वही वाला ही क्वेश्चन कह रहे हैं कि शुरू में 5,000 थे, लास्ट में 8,000 थे। यहाँ विड्रॉ की बात कर रखी है, विड्रॉ करेंगे तो क्रेडिट साइड पे चला जाएगा यहाँ पे, क्योंकि एसेट का बैलेंस डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे मेरे पास 4,000 क्या आ जाएगी बैलेंसिंग फिगर, और यही मेरा क्या है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं the net asset of the business at the beginning and at the end of the year was 6,000 or 12,000 respectively. During the year, owner withdrew rupees 1,000 and invested rupees 2,500 in the business. The income for the year was. तो आपके पास स्टार्टिंग की एसेट थी 6,000, सीडी आपके पास आ रही है 12,000, ये स्टार्टिंग की है, और उसने ड्यूरिंग द ईयर विड्रॉ करे तो वो हमारा क्रेडिट साइड पे आ जाएंगे 1,000, इन्वेस्ट जो करेंगे वो डेबिट साइड पे, क्योंकि एंट्रीज होते हैं। अब हम बैलेंस करके देख लेंगे इसका। तो यहाँ पे हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आ रही है, बैलेंसिंग फिगर करके हमारे पास आ जाएगी 4,500, ठीक है 4,500। तो सी हमारे पास क्या रहेगी, ऑप्शन रहेगी। तो ये आज का हमारा वीडियो था, होप करते हैं आपको पसंद आया होगा। पसंद आया